नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। खबर पॉजिटिव है, इसी स्टोरी के साथ आज मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। लेकिन उससे पहले आज मैं ज़रा आपसे एक बात जानना चाहती हूं। जीवन में जब बहुत मुश्किल आ जाती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें लगता है हमें जीना ही नहीं चाहिए, हम टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, मुस्कुराना छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक उन लड़कियों से मिलवाऊंगी जो जी भी रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन उनका हिम्मत और जज्बा इतना है कि वो किसी परेशानी से नहीं डरती। वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, ये वुमेन्स हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जिनकी कहानी ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी वो मुस्कुरा रही हैं, जी रही हैं, खुशी से जी रही हैं, अपने परिवार वालों से लड़के दूर आ रही हैं और काम भी कर रही हैं। जी हाँ, हम नोएडा में आज मौजूद हैं और यहाँ पर है शीरोज़ हैंगआउट। हीरो तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको शीरोज़ से मिलवाती हूँ। जी, शीरोज़ कैफ़े है ये नोएडा में, जो लड़कियाँ चला रही हैं और ये लड़कियाँ हैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जिनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान होंगे कि इतना हिम्मत और इतना जज्बा कहाँ से आता है, कहाँ से इतनी मुस्कुराहट आती है। क्योंकि जब मैं इनसे मिली और जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो ये लोग मुस्कुरा रही थी और ये लोग कह रही थी कि जो हो गया सो हो गया, वो कल की बात थी, लेकिन हम आज में जी रही हैं। और इन लड़कियों से आज आपको मुलाकात कराऊंगी। शीरोज़ कैफ़े है नोएडा में। अगर आपने कभी विजिट नहीं किया और आप सुन रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर पहुंचिए यहाँ पर और इन लड़कियों से मिलिए, इनसे बात करिए। ये लोग बहुत खुशी से आपको, जो स्टाफ है यहाँ का, वो बहुत अच्छे से आपको सर्व भी करेगा और आपको हिम्मत, जज्बा, पॉजिटिविटी आपके अंदर ज़रूर पैदा होगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले कैफ़े ले चलती हूँ। तो ये है शीरोज़ कैफ़े, आप देख पा रही हैं। छोटा सा कैफ़े है जिनको ये लड़कियाँ चला रही हैं। छाँव फाउंडेशन है ये, मिस्टर आलोक हैं जिनका ये इनिशिएटिव रहा है और यहाँ पर ये लड़कियाँ काम कर रही हैं। 5 से 6 लड़कियों का स्टाफ है यहाँ पर जो यहाँ पर काम कर रहा है। ये छोटा सा कैफ़े अंदर आपको ले चलते हैं और यहाँ पर कुछ स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। हेलो, क्या हाल है आप सबका? बढ़िया। और क्या नाम है आपका? अंशु राजपूत। आपका क्या नाम? रूपा। अंशु, सबसे पहले तो इस कैफ़े के बारे में बात करेंगे। कब से ये कैफ़े स्टार्ट हुआ है और किस तरह से चल रहा है? इस कैफ़े की शुरुआत 17 मई 2022 को हुआ था और ये कैफ़े जो बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे लोगों का रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोगों ने अदर कैफ़े भी खोले तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सफ़र करना पड़ता है कि अपने रेस्टोरेंट को लाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इतनी स्मार्ट सिटी है कि लोगों को बताना ही नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी मतलब उनको पता है कि हम लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं और हम लोग देश भर में ऐसे मतलब 2-3 कैफ़े चला रहे हैं जहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर्स काम करती हैं। तो सब लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से। यहाँ तक बच्चे तक भी हम लोगों से आके हेलो दीदी ऐसे करके बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सो अंशु, 55 साल के एक आदमी ने यहाँ पर एसिड फेंका। कब की ये घटना है, कब ये पूरी वारदात हुई और उसके बाद जो है परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे ऊपर लगभग रात को 12:30 बजे के आसपास सोते हुए अटैक हुआ था और घर वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद ना फेस की स्थिति पूरी बदल चुकी थी और फेस एकदम मेल्ट होके नीचे स्किन गिर रही थी। और जो भी मैंने विंटर का सीज़न था, फरवरी में मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मेरे जो लोग मेरे को छू रहे थे सबकी स्किन जल रही थी और जो कपड़े थे वो सब मतलब वो फट चुके थे। उसके बाद मम्मी पापा मेरे अनएजुकेटेड हैं और उनको नहीं पता था कि एसिड अटैक होने के बाद कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। मेरे गांव के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था और गांव वाले भी मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और घर में कोई साधन नहीं था। तो लगभग 2.5 घंटा हो चुका था मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। उससे पहले हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे क्योंकि मेरी हालत जो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। मेरी आंखें जो दोनों बाहर आ गई थी और मम्मी पापा को लग नहीं रहा था कि शायद मैं सरवाइव कर पाऊंगी। तो मम्मी पापा को लगता था कि शायद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद एटलीस्ट मेरे अटैकर को सजा हो सके। तो हम लोगों ने पहले एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रूपा, आपकी कहानी क्या है और कब हुआ ये सब? मेरा नाम रूपा है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्टोरी थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं 2.5 साल की थी और एक मेरा भाई है वो 1 सवा महीने का था। तब मेरी जो मम्मी थी वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। जो मेरी स्टेप मदर थी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उनकी खुद की भी एक बेटी थी।
तो उन्होंने मतलब बचपन से ही टॉर्चर किया। कभी दूध नहीं देती थी, कभी खाना नहीं देती थी। मेरे भाई को छोटेपन से ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया, उनका गला दबाने लगी थी, कभी मेरा गला दबाती थी। तो धीरे धीरे करके ऐसी दादा, जो हमारे दादा दादी और बाबा थे, उन्हें लगा कि ये बच्चों को मार देगी, तो उन्होंने उनके पास हमें नहीं रखा। जहाँ जहाँ वो रहते गए हम उनके पास रहते गए। फिर 3, साढ़े 3, 4 साल आपकी स्टेप मदर ने नहीं रखा तो दादा दादी जी कहते थे कि हम किया, और जहाँ वो रहते गए वहाँ हमें अपने साथ रखते गए। फिर 3, साढ़े 3 साल की उम्र में हम फरीदाबाद में आके शिफ्ट हो गए। वहीं मैं पली बड़ी, मेरा एडमिशन, मेरी पढ़ाई सब वहीं का ही था। मैं 12-13 साल की थी और मेरे दादी बाबा 2006 में दादी मेरी एक्सपायर हो गई थी और साथ में मेरे बाबा एक्सपायर हो गए। उसके बाद पता नहीं मेरी स्टेप मदर के मन में क्या आया क्या नहीं आया। उससे पहले उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया, लेकिन उनको एक कहते हैं ना कि औरत अचानक से कैसे बदल सकती है। पहले वो मुझे इतना मारती थी, सुबह 4 बजे उठाती थी, चारपाई मेरी पलट देती थी, कहीं भी नोच देती थी, और खाना नहीं देती थी, मारना पीटना, स्कूल नहीं जाना, स्कूल की फ़ीस नहीं भरना, बहुत टॉर्चर करती थी। लेकिन दादी बाबा के एक्सपायर होने के बाद अचानक से वो बदल गई। मैं फरीदाबाद में रहती थी अपने चाचा जी के पास में, वो गाँव में रहती थी जहाँ मेरा जन्म हुआ था। उन्होंने बुलाया, इतने प्यार से रखा, मतलब गोद में ही खाना, गोद में पिलाना, और ज़्यादा छोटी नहीं थी मैं, 12-13 साल की थी उस समय, और इतना प्यार करना। तो मुझे लगता था भाई अचानक से ऐसे मतलब कैसे हो गया। तो उस दौरान कुछ दिन के बाद फिर मैं अपनी जो मेरी जो रियल मम्मी थी उनकी मम्मी के यहाँ चली गई, अपनी नानी के यहाँ पे। वहाँ पे मैं 15-20 दिन रही। उसके बाद आने के बाद उनका व्यवहार फिर से वैसा ही हो गया। उस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता चला, मुझे बाद में पता चला। तो 2-3 दिन ही बाद ही मतलब मेरे घर में सबको पता चल गया कि मेरी स्टेप मदर बहुत टॉर्चर करती है, खाना पीना नहीं देती, एक नौकरानी की तरह मुझे घर का सारा काम कराती है। तो घर में डिस्कस हुआ कि इसकी शादी कर देते हैं, तो शायद ये पराए घर चली जाएगी, तो शायद इसका जो दर्द जो कम है वो कम हो जाएगा और वापस हम अपने पास नहीं ला सकते। तो घर में बात चल रही थी। सोमवार को लड़का देखने वाले आ रहे थे मुझे। शनिवार की रात को सोते समय उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। 3 अगस्त की बात है, 2008 की बात है। मैं सो रही थी, सोते समय उन्होंने एसिड फेंका। मुझे नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एकदम घबरा के उठी, देखा कि मतलब एकदम अंधेरी छाई हुई थी, गांव में लाइट भी नहीं आती, एकदम गुप्त अंधेरा हो रखा था। मैंने अपने चेहरे पे मैंने पानी ढूंढा, वहाँ से पानी भी गायब कर दिया मेरी स्टेप मदर ने, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही करके सोती थी। सुबह 4 बजे उठना था तो दूर से पानी लाना होता, तो मैं एक बाल्टी बकेट रख के अपने पास सोती थी। वहाँ से उन्होंने वो भी हटा दिया। मैं मतलब अंधेरे में गिरती पड़ती, मैं इतने थोड़ी सी दूर जाके गली में बाबा लगते हैं रिश्ते में, किसी ने नहीं। मेरी स्टेप मदर पीछे से देख रही है और गली में एक बाबा सो रहे, मैंने उनको उठाया तो उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, 2-3 मेरी कमर में मारे। फिर वो मुझे उजाले में लेकर गए तो उन्होंने देखा मेरा चेहरा एकदम ऐसे एकदम काला हो रखा और एकदम सूज गया कि मेरे चेहरे के 2-3 मतलब इस समय के चेहरे को देखा जाए तो उस समय के बहुत मोटा हो गया था, एकदम ब्लैक। मेरी आंखें बंद हो गई, जलन मच रही थी, ऐसा लगा था कि जिंदा किसी ने आग लगा दी हो। तो वहाँ पे किसी को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। उन्होंने शोर मचाया, सभी गली की उठ के आ गए। मैं ऐसी गली में लेट गई, गिर गई, मैं वहीं तड़प रही थी मछली की तरह, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया था क्या करना चाहिए। फिर थोड़ा कुछ देर के बाद गाँव के जो प्रधान है उसको फ़ोन किया, उसने मेरे चाचा जी को फ़ोन करा। मेरे पापा भी गाज़ियाबाद में काम करते थे, मेरे चाचा जी फरीदाबाद में रहते, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी भतीजी के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया, तुम लोग आ जाओ। तो वो अगले दिन मुझे वहाँ पे 1 घंटे के बाद पास के हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिया। तो उन्होंने एक हल्का सा इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मैं बेड पे इधर से उधर तड़प रही थी। फिर अगले दिन मॉर्निंग में चाचा जी सुबह 11 बजे के दौरान वो गाँव पहुँचे। फिर वो मुझे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए और फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। मतलब अभी तक मेरे 15 से 16 ऑपरेशन हो गए हैं। लाइफ कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से कर देगी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि माँ है, माँ ही वर्ड ऐसा है, चाहे वो सौतेली हो चाहे फिर अपनी हो, पर इतना गुनाह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब मैंने खुद से अपने आँखों से देखा, मैं बाहर तड़प रही हूँ और वो अंदर कमरे में अपने कपड़े बदली, उनके दोनों हाथों में एसिड डल गया था, दोनों यहाँ पे, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंका, मैंने ऐसे चीखी चिल्लाई तो उनके दोनों थाई पे एसिड डल गया था, कपड़े जल गए थे उनके। तो सब लोग गली से चिल्ला रहे कि मेरे मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, मम्मी मम्मी, लेकिन वो नहीं निकल के आई। और उनकी आवाज़ से क्या निकल रहा है कि इसे देख के हमें डर लग रहा है, हम नहीं आएंगे। बल्कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, वो घर के अंदर सो रही थी और मैं बाहर हॉल में सो रही थी। अगर कोई बाहर का डाल के जाएगा तो बाहर से बाहर ही जाएगा, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे करके फिर मतलब मैं गाँव नहीं गई, मेरा ट्रीटमेंट यहीं चलता रहा। फिर मैं चाचा जी के पास में रहने लगी। लाइफ एकदम से इस तरीके से हो गई थी कि मतलब अब
कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पहले ही मम्मी नहीं है और पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया, बचपन से ही साथ छोड़ दिया। पापा ने दूसरी शादी कर ली, उनके साथ रहने लगे। चाचा चाची ने पाल पोस के बड़ा किया है, 2 बहन भाई है, कब तक वो करेंगे। कुछ भी लोग आते थे, फैमिली वाले आते थे या बाहर को कोई देखने आता था तो एक ही कमेंट रहता था कि बेकार हो गई है, जहर का सुआ लगवा दो, मर जाएगी। बचपन से करते आ रहे हो, कब तक करोगे, अब तो बोझ बन गई है। बट उनका कहना ये था कि जब तक ऊपर वाले ने इसकी ज़िंदगी लिखी है, जब तक मैं करूँगा, चाहे मुझे जब तक करना पड़े, जब तक अब मेरे पास रह रही है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे करता हूँ। लेकिन मैं ये गुनाह नहीं कर सकता कि मैं जहर का सुआ लगा दूँ। मैं लोगों के कमेंट सुनती गई, फिर मैंने खुद से भी मरने की कोशिश करी 2-3 बार। मैंने उल्टी सीधी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी और मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और उल्टे सीधे मतलब ऐसी हरकतें करने लगी थी। फिर कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आता है। मेरा ट्रीटमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा था, दुख के दिन थे वो सब चले ही गए। मेरी एक दोस्त थी अर्चना, एसिड अटैक सर्वाइवर है वो भी, तो उस दौरान इस कैंपेन की शुरुआती हुई थी, अन्ना मूवमेंट चल रहा था, तो वो आलोक जी से मिली। उसके 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कैंपेन शुरू होने जा रहा है, तो हो सकता है शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। आप चाचा जी के पास में रहती हो तो आप मेरे साथ चलो, उनसे मिलो, उनसे बात करो। तो 2013 में शायद 19 मई के आसपास की बात है, तो मैं आलोक भाई से पहली बार मिली थी लाइफ में। तब से मेरी जर्नी शुरू हो गई फैमिली में। उसके बाद भी मुझे बहुत सब कुछ सहना पड़ा। मेरी फैमिली वालों ने बात करना बंद कर दिया, मेरा काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं फेस कवर करके चलती थी। मैंने अटैक के बाद 5 साल फेस कवर किया है, तो मुझे छोटे छोटे बच्चों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। एक्शन हुआ रूपा, एक्शन हुआ जिसने ये वारदात की, उस पर एक्शन अभी तक हुआ? कोई कार्रवाई हो पाई? पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिला? मैम कार्रवाई तो बराबर चलती है, हम लोग जो एफआईआर बराबर करवाते हैं, लेकिन 7-8 साल लग जाता है, 12 साल लग जाता है, 15-15 साल तक लग जाता है। यहाँ तक कि सर्वाइवर्स जो है वो डेड हो चुकी होती है, वो सर्वाइव नहीं करती, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका केस चलता रहता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। मेरे केस में एक तो मैं एक स्थिति से पहले ही गुजर रही थी, उसमें मतलब हॉस्पिटल को देखूं, पढ़ाई देखूं, या अपने आप को बाहर निकालने की देखूं, या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं, उसमें भी 8 साल लग जाते हैं। और 8 साल में मतलब कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जिस पे सर्वाइवर्स ना गई हो, जिस तारीख पे मैं ना गई हूँ। उसके बाद भी देर से ही सही, लेकिन मुझे इंसाफ मिला और मेरे अटैकर को उम्र कैद हो गई। और 2020 में मेरे अटैकर को उम्र कैद की सज़ा हो गई। मेरे केस में कोई भी एक्शन नहीं, एफआईआर हुई थी, लेकिन मेरी स्टेप मदर 1.5 साल जेल में रही। लेकिन फिर पुलिस वालों का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था, ना ही वकील वालों का, और मैं अकेली थी। चाचा जी मेरा इलाज में सपोर्ट कर रहे थे, तो दोनों चीज़ों फट करना मुश्किल था। तो फिर वो 1.5 साल के बाद छूट गई। पुलिस वाले, उनको पैसा चाहिए था, वकील को भी पैसा चाहिए था, इतना पैसा नहीं था कि वो दोनों तरफ दे पाएँ। फिर 1.5 साल के बाद छूट गई। अभी वो अब घर में ही रह रही हैं, मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। और मतलब मैं कभी कभी सोचती कहीं ना कहीं जो हमारी जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं, जो वकील वाले, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे हैं। और अंशु ने सही कहा कि हम लोग कहाँ कहाँ जाएं, हम अपना इलाज कराएं, हम अपने स्कूल में एडमिशन कराएं, या हम अपने आप को संभालें, या दुनिया को संभालें, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। इन्होंने एकदम सही कहा। मैं भी खुद जाती थी वहाँ पे, पूरा दिन बैठ कर आ जाती थी भूखी प्यासी, और कोई मुझे देखता नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मेरी हालत नहीं देखता था। मेरे ऑपरेशन होते थे, मेरी पूरी बॉडी, मेरे दोनों थाई पे एसिड डला हुआ है, मेरी ड्रेसिंग वही रहती थी, मैं ऐसी धूप में बैठी रहती थी, लेकिन कोई मेरे पास बात करने नहीं आता था। मैंने मतलब देखा, फिर उसके बाद मैंने आशा ही छोड़ दी कि मेरे केस में कुछ नहीं होने वाला। बट मैं यहाँ पर जुड़ी, इन्होंने मुझे करा कि अगर आप केस करना चाहती हो तो आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। पर मैं सोचती हूँ कि जो करना था उन्होंने कर दिया। मैं आज अपनी लाइफ में खुश हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो आज मुझे देखकर डरती हैं, कि अगर हल्का सा भी वो मुझे न्यूज़ में देखती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका फ़ोन आया, मतलब मेरे घर में फ़ोन आता है, तो आज भी वो कहती है कि रूपा तो अभी भी मीडिया में, न्यूज़ में बोलती है, वो तो अभी भी बंद नहीं कर रही है। तो मेरा एक ही कहना था कि आप लोग डर क्यों रहे हो? आपने तो कोई गलती नहीं करी, आप मत डरिए। अगर आपने गलती करी तो आप डर रही हैं, और मेरी जो सच्चाई वो ही मैं दुनिया को बताऊंगी, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि जो अटैकर्स है वो हमारे बीच में से ही निकल के आए, चाहे वो एक लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो। तो हमें अपनी सोच को बदलना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारा प्रशासन जो है, जो सरकार है, वो सही तरीके से नहीं कर रहे काम। अगर ऐसा होता, और जो इस तरह के अटैकर्स हैं वो हमारे घरों से ही निकलते हैं, शायद हम लोग उनको नहीं पहचान पाते, और तभी उनके हाथ जो हैं इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इस तरह की इस वारदात को अंजाम देते हैं। कोई क्रिमिनल बाहर से नहीं आता है, हम आपस की, पड़ोस का, घर का, दोस्त यार, सब आपस के ही होते हैं। प्रेमी होता है वो डाल देता है, पड़ोस का होता है लड़ाई झगड़े में वो डाल देता है, फैमिली मैटर में, लड़ाई झगड़े में वो डाल
डाल देते हैं, मतलब लड़की बेटी बेटी हो रही है, बेटा नहीं हो रहा इसलिए डाल दे के कि भैया वो मर जाएगी तो दूसरी शादी हो जाएगी, शायद उससे दूसरा बेटा हो जाए। तो मतलब सोच है, इस सोच जो एसिड है ना वो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। दुकान पे तो सारी दुकानों पे एसिड मिलता है, आप जाएंगे मैं जाएंगी ये जाएंगी, आपको 10-20 रुपए की इतनी बड़ी बोतल मिलेगी, लेकिन जो एसिड हमारे दिमाग में, हमें उसको निकालना, अपनी सोच को बदलना है। अगर हमें लगता है कि वहाँ सामने वाले के प्रति हमारे प्रति सामने वाले के मन में घृणा भरी हुई है, तो हम जाके उससे बात करेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, हमसे कोई गलती हुई है या हमारे बोल चाल तरीके में कोई गलती है, तो बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन किसी के चेहरे पे एसिड फेंक के उसकी पूरी लाइफ ख़राब करके आपको क्या मिल जाता है, तो उसको बदलिए। और आपके केस में अंशु, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन की कमी है हमारे देश में। बिल्कुल मैम, प्रशासन ने, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए कुछ काम किया है, क्योंकि जो सबसे हमारे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होता है हमारा इलाज, जिसमें कि आपने देखा होगा फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर घरों से नहीं होती हैं, मतलब एकदम लोअर क्लास से होती हैं। तो ऐसे में मतलब उनको एक बार का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब हम लोगों का स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट हुआ तो हम लोग खुद नहीं जानते कि हमारी फैमिली ने कैसे अफोर्ड किया। बहुत सारे लोगों के घर बिक चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने जने क्या क्या सर्वाइव करके, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया, तब ट्रीटमेंट कराया। शायद प्रशासन इतना कर देता या इतना अभी भी कर सकता, कोई देर नहीं हुआ है, क्योंकि एसिड अटैक होना तो अभी भी बंद नहीं हुआ है, बहुत सारे केसेस अभी भी हो रहे हैं, रेगुलर केसेस हो रहे हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो हम लोग कहीं कराना चाहते हैं वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट फ्री कर दें, तो एटलीस्ट हम लोग अपना ट्रीटमेंट करा लें। उसके बाद तो हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम अपने काबिलियत के दम पे दुनिया को दिखा सकते हैं कि चेहरा ही सब कुछ नहीं होता है, हमारी काबिलियत मैटर करती है, जो कि हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की अगर बात करें रूपा, ट्रीटमेंट में कितनी मुश्किलें आती हैं और कितना दर्द जो है सहन करते हैं? मैम बहुत मुश्किलें आती हैं। जब भी कभी हमारा ऑपरेशन होता है तो हमें अटैक वाले दिन की बात याद आ जाती है, क्योंकि थाई से लेके स्किन चेहरे पे लगाते हैं, वही टाका, वही दर्द। 1 महीने तक हमें बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, दवाइयाँ गोलियाँ खानी पड़ती है, और उसमें हर 24 घंटे में गोलियाँ खानी पड़ती है। दर्द होता है क्योंकि एक जगह से स्किन उतार के दूसरी जगह लगाएंगे तो हमारा जो चेहरे पे एसिड डला तो वो तो डला ही डला है, लेकिन जहाँ से हमारी स्किन लगी वहाँ पे भी हमारे मतलब घाव हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अटैक तो एक बार होता है, लेकिन जब ऑपरेशन होते हैं तो अटैक बार बार होते हैं, और जो लोगों के कमेंट होते हैं वो भी बार बार अटैक करते हैं हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पे, तो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। तो बस यही है कि सब लोग यही कहते हैं कि अगर सरकार हमें इलाज में सपोर्ट कर दे तो एक ऑपरेशन में लगभग, मैंने अभी खुद से, मैं जब यहाँ जॉब करने लगी थी, मेरे फैमिली वालों ने कैसे ऑपरेशन कराया मुझे नहीं पता, बट मेरे को मेरी आइस में इसमें ब्लड आने लगा था राइट वाली में, तो मैंने खुद से एक ऑपरेशन कराया था। तो मैंने एक छोटे से ऑपरेशन के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करा, खुद से अपनी मेहनत से कमा के। तो सोचो मेरी फैमिली वाले कितना खर्च करा होगा, और हम इतना पैसा कहाँ से लाएं। और अगर देखा जाए हमारी ये छाँव फाउंडेशन के बाद कंपनसेशन मिलने लगा 3 लाख 5 लाख, उससे हमारा क्या हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो पूरी ज़िंदगी जब तक हमारे ऑपरेशन चलते हैं, जब तक हमारा खर्च उठा सकती है, वो सरकारी हॉस्पिटल में दे देती है, उसमें हमारे अच्छे इलाज नहीं होते हैं, इतने सारे सर्वाइवर की जान चली जाती है। अगर वो प्राइवेट में ऑफर्ट करे देने का तो हमारे ऑपरेशंस भी अच्छे हो जाए, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमें अच्छा सपोर्ट मिलने लग जाए, और हमें इतना संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि संस्था कब तक करेगी। एक सर्वाइवर नहीं है, पता नहीं कितनी सर्वाइवर है। आए दिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एसिड अटैक हो रहा होगा। अभी 2 दिन पहले एसिड अटैक हुआ है, 2.5 महीने पहले आगरा में एसिड अटैक हुआ है। हम बात करते हैं एसिड अटैक को रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम होते रहते हैं, हम कब तक रोकेंगे। तो वही सब चीज़ें, सबसे महंगा पड़ता है इलाज और कोर्ट कचहरी के चक्कर। ये 2 चीज़ अगर सरकार हमें सपोर्ट कर दे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना भी चाहिए, और चला ही रहे हैं। संस्था इतनी सारी ओपन हो गई। सबसे पहले 2013 में स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन शुरू हुआ, उसके बाद से ना जाने कितनी कंपनियां शुरू हो गई, कितने NGO चल गए हैं, लेकिन इस NGO की ज़रूरत ही ना पड़े अगर सरकार अच्छे से अपना काम कर ले। केस हो चाहे ट्रीटमेंट हो, अगर वो अपना काम अच्छे से करने लगी तो इस NGO की जरूरत ही ना पड़ते। अगर सरकार अच्छा काम कर रहे होते तो आज शायद हम यहाँ नहीं होते, अपने घरों में। तो डेटा भी नहीं होगा कि मतलब कितने एसिड अटैक होते हैं, कितनी एसिड अटैक सर्वाइवर्स इलाज ना मिलने के कारण मर जाती हैं।
और सबसे आपने रूपा जी से क्वेश्चन किया था कि कितना दर्द होता है और कितना वो होता है, कि दर्द का तो शायद अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो ध्यान रखना पड़ता है, इलाज हो जाता है अपना, जो हमारी छाव फाउंडेशन है हम लोगों का इलाज करा देती है, उसके बाद जो प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सर्जरी होने के बाद प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखा गया तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे बीच में एक सर्वाइवर्स थी चंचल, मतलब वो ठीक हो गई थी, और हमारे मतलब जब हम लोगों ने अपना सिरोस का ओपनिंग किया था तो वो स्टार्टिंग के दिनों में काम भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में प्रॉपर आप देख रहे हैं कि इस टाइम का जो सीज़न है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है, तो ऐसे में जो सर्वाइवर्स सर्जरी करा के आती है तो उसकी प्रॉपर स्किन जो मेल्ट हो जाती है अगर वो गर्मी में रहेगी, तो ऐसे में उसको एसी में रहना पड़ता है। लेकिन गाँवों में ये सुविधा नहीं होती है, गाँव में साफ़ सफाई की सुविधा नहीं होती। तो ऐसे में मतलब जो हमारा सिरोज होम है वहाँ पे हम लोग सर्वाइवर्स को रख के उसका प्रॉपर केयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम है ये सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सर्वाइवर ऐसी हैं जो हम तक रीच नहीं कर पाती हैं या हम उन तक नहीं रीच कर पाते, तो ऐसे में सरकार वो काम करे। चलिए, हम ये आपकी पुरानी ज़िंदगी की बात कर रहे थे, अब इस नई ज़िंदगी में जो आपको मिली है, कैसे आप काम कर रही हैं और इंजॉय कर पा रही हैं, अपनी ज़िंदगी जी पा रही हैं? बिल्कुल, मतलब आप देख भी पा रहे होंगे मुझे कि मतलब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और मैं आगरा वाला कैफ़े में 2014 से काम कर रही हूँ। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में खुद से बदलते देखा है, पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या थी। मेरी फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था, आज वो मुझे बढ़कर सपोर्ट करते हैं। और मेरा भाई है, वो जब मुझे देखता है ऐसे तो बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा कहता है कि तुम बहुत अच्छी जगह काम कर रही हो, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। मतलब मेरा भाई मुझसे छोटा है, लेकिन अगर मैं कहीं दूर जाने की बात करती तो वो बोलता है कि हम तुम्हें इतनी दूर नहीं भेजेंगे, पास में ही रखेंगे, कहीं दूर जाने की जरूरत है। तो मतलब मैंने देखा है कि जो लोग अपनी सोच बदलना नहीं चाहते थे, आज उन्होंने अपनी सोच बदली है, और मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती। कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से जॉब करूँगी। लाइफ में मेरी ये पहली जॉब है, मैंने अटैक से पहले कभी जॉब ट्राई नहीं करी थी, क्योंकि 8वीं पास के बाद फिर अटैक हो गया तो कभी मौका ही नहीं मिला लाइफ में। लेकिन अब मौका मिला तो मैं अपना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और अपने दोस्तों के साथ अच्छी अपनी लाइफ बिता रही हूँ। जी, अंशु, आपको कैसा लग रहा है? आप एंजॉय कर रही हैं, ज़िंदगी जी पा रही हैं? मैम, मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीती हूँ, और आप देख भी रहे होंगे, और मैं तो हर दिन अपने दिन को इतना बेहतरीन कि मुझे देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकें। और हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि शायद मैं हूँ तो मेरा यहाँ होना किसी चीज़ का मतलब है, और ये होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से कुछ सिखा के जाएं, कि हमारे जाने के बाद लोग हमें इसी रूप से ना मतलब स्वीकारें, लोग ये देखें कि हाँ अंशु थी और अंशु ने ये सिखाया। और एसिड अटैक को लेके तो नहीं बैठा जा सकता, और ये सोच मेरी पहली थी कि मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे भी उसके साथ ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन छाव में आने के बाद मेरी जो थिंकिंग है वो पूरी तरीके से चेंज हुई है, और मेरा जो पहनने से लेके रहने तक का स्टाइल, बात करने का स्टाइल सब चेंज हुआ। मैं एक बेखौफ आज़ाद लड़की बन के जी पा रही हूँ और अपने घर वालों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। और मेरे गांव में जो लड़कियों को खुल के जीने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे मैं स्कर्ट पहन के रहती हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, अपने भाइयों को पीछे बिठा के ले जाती हूँ। लोग बहुत कमेंट करते हैं लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाइयों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं राइड करती हूँ और वो मेरे पीछे बैठते हैं। तो ये सब मुमकिन हो पाया छाव फाउंडेशन की वजह से। अगर आज हम लोग छाव फाउंडेशन में ना होते तो हम लोग की लाइफ कुछ और ही होती, शायद हम लोग इस दुनिया में ना होते। तो यही है कि हर दिन अभी हम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, और अब हम जो नई सर्वाइवर्स हैं उनको कुछ सिखा पाते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया, लेकिन आज ऐसा है कि हम लोग खुद और सर्वाइवर्स को ट्रेनिंग देते हैं, अपने आप से उन सर्वाइवर्स को इंस्पायर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग भी सोचते हैं, एक बार मेरे मन में जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मेरे मन में क्वेश्चन था, ये लोग डांस कर रहे थे और मैं फेस कवर करके बैठी थी, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था, ये लोग डांस कर रहे हैं, क्या मैं भी डांस कर पाऊंगी, क्या मैं भी खुल के बात कर पाऊंगी, क्या मैं भी ऐसे बात कर। वहाँ पे फॉरेनर्स थे, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती थी और मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे मन में भी क्वेश्चन था, क्या मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगी, मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं सामने वाले अपने माँ बाप से बात कर लूँ। लेकिन वो सब चेंज हुआ कि देखते ही देखते कि मैंने इन लोगों से सीखा, इन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया कि तुम खुल के जी सकती हो, गलती उसकी थी तुम्हारी नहीं, तुम क्यों डर के रह रही हो। तो वहीं से बस जर्नी स्टार्ट हुई 2015 से, और आज तक जर्नी चल रही है और बहुत लंबी चलने वाली है, और सफ़र जो बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है, और इसी सफ़र पे बहुत सारी सर्वाइवर जो चलती आ रही हैं। ठीक है,
तो हम आज इस कैफ़े में पहुंचे हैं, रूपा और अंशु से तो बात की है। कैफ़े के अंदर अब आपको ले चलते हैं। आपको बता दें इसके पीछे किचन है जहां पर काम चल रहा है, और भी इस तरह की सर्वाइवर्स हैं वो काम कर रही हैं। आपको लेके चलते हैं अंदर, चलिए मेरे साथ। तो हम आ चुके हैं शीरोज़ कैफ़े की किचन में, आपको ले चलते हैं। यहाँ पर सारा काम चल रहा है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये है इनकी अंदर की किचन। बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एक मैम है यहाँ पर। मैम क्या नाम है आपका? मौसमी। मौसमी जी, आप अब आज क्या बना रहे हो? मैं सैंडविच बना रही हूँ, वेज सैंडविच। मौसमी जी, क्योंकि ये शीरोज़ कैफ़े है और आप लोग किसी हीरो से कम नहीं हैं, तभी इसका नाम शीरोज़ कैफ़े रखा है। मौसमी जी, आपसे जानूंगी कि आपकी क्या कहानी रही और कब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, कैसे काम किया? एक्चुअली मैं बर्न सर्वाइवर हूँ। 3 साल पहले मैं खाना बनाते हुए मेरा स्टोव ब्लास्ट हो गया था। तो अभी मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ, मैं सिरोज से जुड़ी हूँ। पिछले साल 2021 में अक्टूबर को मैं आई थी। तो अभी बस मेरा ट्रेनिंग ही बोल सकते, ट्रेनिंग ही चल रहा है। और पहले मैं नोएडा में ही थी, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, सिरोज होम है। और उसके बाद मैं लखनऊ गई, उधर मेरे सर्विस का ट्रेनिंग के लिए। अभी मैं नोएडा में जब से कियोस ओपन हुआ, फिर मैं नोएडा में ही हूँ अभी। स्टोव ब्लास्ट हो गया था, घर की किचन थी आपकी? घर। अच्छा, स्टोव ब्लास्ट हुआ, उसके बाद क्या माहौल रहा, कैसे सारा कुछ देखा, घर वालों का क्या रिएक्शन था, किस तरह की सारी चीज़ें चली? जब ब्लास्ट हुआ तब मैं शादीशुदा थी उससे पहले। तो मैं अपने हस्बैंड के घर थी। तो जब ब्लास्ट हुआ तो मैं 60% बर्न हो गई थी उस टाइम। मतलब मेरे लिए सब कुछ नया था, ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऐसे मतलब हमने सुना भी नहीं कि ऐसे भी होता है और लोग जल जाते इतना, मतलब तो जब मैं जल गई उसके बाद 5 मिनट तक हॉस्पिटल में थी। तो मेरे हस्बैंड का कुछ दिन साथ दिया था उसने, 2-3 महीने। उसके बाद उसके तरफ से आना जाना ख़त्म हो गया। तो मेरा पापा ही था जो सब कुछ संभाल रहा था। मैं हस्बैंड ने भी आपका साथ छोड़ दिया? तो मेरा पापा ही था जो संभाल रहा था सब कुछ। तो उसके बाद मैं सोच रही थी मैं कैसे इस माहौल से निकलूं, क्योंकि गांव में है, मेरा घर वेस्ट बंगाल में है। तो उधर ऐसे एनजीओ वगैरह है ही नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, ना एसिड अटैक के बारे में मैंने सुना, ना कहीं पे पढ़ा। तो मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था, तो मैं ऐसा सर्च करती रहती थी। कोलकाता में सर्च करती थी, बट कोलकाता में है नहीं ऐसा। बस मेरा था कि मेरा ट्रीटमेंट हो जाए और कुछ जॉब मिल जाए, मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसके बाद फेसबुक में मैंने सिरोज़ को देखा था। तब मुझे छाव फाउंडेशन के बारे में पता नहीं था। तो सिरोज़ को मैं देखती थी, और मैं ये भी देखती थी कि मेरा तो आँखें और हाथ पैर ठीक है, किसी का एक करके आँख है, किसी का दोनों आँखें ब्लाइंड है। तो फिर मैं ये सब देख के ना मेरे अंदर से हिम्मत आया कि मैं भी कर सकती हूँ। चाहे मेरा स्टोरी अलग है, बट मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरा पेन भी ऐसा ही है और मेरा तकलीफ़ भी ऐसा ही है। तो फिर 1 साल तक मैं रुकी, बहुत अच्छे से जानी इसके बारे में, एक लोगों के बारे में जानी। उसके बाद 1 साल बाद जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जब हो रहा था, रात भर सो नहीं पा रही थी, तब मैंने जो फाउंडर आलोक सर, उनको मैंने SMS किया था फेसबुक से। तो उनका तुरंत उसी दिन रिप्लाई था और नंबर भी मेरे को दिया था। तो फिर मैं बात की, तब मुझे हिंदी नहीं आते थे इतना। तो एक वेस्ट बंगाल में एक वॉलंटियर था, उससे बंगाली में बात की। फिर 2020 दिसंबर को मेरे से बात हुआ, मेरा बायोडाटा बना। उसके बाद 2021 में जनवरी को मुझे बुलाया नोएडा में। बहुत ही अच्छा रहा, 1 साल से मेरा जो जर्नी रहा बहुत अच्छा रहा। तो आगे भी ऐसे ही और आप सब लोगों की सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आसानी हो रहा है सब चीज़ें। तो आगे भी ऐसे रहने के लिए इच्छा है कि ऐसे रहना है सब मिलके। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर और भी एक सर्वाइवर हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम सीमा है। सीमा क्या बना रहे हो आप? मैं मैम काठी रोल बना रही हूँ। काठी रोल बना रहे हो जी। सीमा, आपकी क्या जर्नी रही, किस तरह से ऐसे ये अटैक हुआ? मेरा मतलब भाई के घर में दुश्मनी थी, और उन्होंने मतलब मेरे भाई के दोस्त ने डलवाया था। मेरे भाई से थोड़ा हाथे पाती हो गई थी। आपका सगा भाई था? जी। आपके सगे भाई की दुश्मनी थी आपसे? मेरे सगे भाई से मतलब उनके दोस्त से दुश्मनी थी। अच्छा, आपके सगे भाई का जो दोस्त था उसको आपसे दुश्मनी?
नहीं, उनका ही दुश्मनी थी, भाई का ही। भाई को तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा, या मेरे घर में पापा उस समय मेरे खेती थी गांव में, बहुत सारे थे, तो पापा सब बेच रखा था, तो सब बेच रखा था। तो उस समय जब एसिड अटैक मेरे ऊपर हुआ तो वो आदमी कहा कि अब तुम अपना घर संभालो। जो मेरे भाई के दोस्त हैं वो कहें अपना घर संभालो, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ। तो लेकिन आपके भाई को आपसे क्या दुश्मनी रही थी? भाई के मेरे से दुश्मनी थी नहीं, उनके मतलब दोस्त से दुश्मनी थी। तो उन्होंने मेरे भाई के ऊपर कुछ नहीं किया, तो घर पे कुछ करना चाहते थे। तो मैं उस समय सुबह शौचालय के लिए उठी थी, सुबह के 6 बजे के टाइम था, तो स्कॉर्पियो से वो लोग आए तो तेजाब डाल दिए थे। हाँ, तो वो जो मेरे भाई के दोस्त थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर में ऐसा कुछ कर देंगे, तुम लोग सुधर नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे, ऊपर नहीं भाग पाओगे जैसे। तो ऐसा हुआ था। परिवार वालों को जब इस तरह की घटना हुई तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था, वो क्या कर रहे थे उस समय? क्योंकि उस समय तो शायद सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है। उस समय क्या सिचुएशन रही थी? मेरी मम्मी तो मतलब वो कह रही थी कहाँ लेकर जाएं, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ लेकर। तो मेरे गांव में कुछ लोग थे, कहें हमारे यहाँ जिला अस्पताल पड़ता है, तो वो कहें इसको जिला अस्पताल ले चलो, ये इसका मतलब जो जलन होती है तो गज्जे गज्जे टाइप के हो गए थे। तो ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगा? कितने टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरा तो 8 महीने ट्रीटमेंट हुआ यहाँ लखनऊ। तो फिर यहाँ पर आप कैसे पहुँची? मुझे वहाँ लखनऊ में एक लड़की मिली थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। मैं लखनऊ में एक दुर्गा सर रहते थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा आके मिल लो एक बार, देखते हैं। तो कहें कि ठीक है। अभी मतलब मेरी हाइट भी कम थी और फिर उम्र भी मेरी नहीं थी, मैं 18 साल की थी उस समय। तो कहें अभी तुम अपना इलाज भी करवा लो, थोड़ा तुम्हारा उम्र भी हो जाएगा तो हम रख लेंगे। उनका ठीक है सर। जिन्होंने ये अटैक आप पर किया, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है, कोई एक्शन हुआ है? मैम केस चल रहा है, जो डाला है वो मतलब हाँ, वो जो डाला है वो के अंदर है जेल में, और जो डलवाया जो उसके साथ में थे सब बाहर आ गए। सब बाहर आ गए? जी और जिन पर आपने केस किया उस पर केस चल रहा है? जी। जेल में अभी कोई नहीं है? अभी नहीं। कितने साल हो गए इसको? मैम 2016 में पड़ा था, 2016 में? 16 तारीख को। तो क्या अगर आज सरकार अगर आपको सुन रही है तो आप क्या सरकार से कहना चाहती हैं? क्योंकि अब तो आप बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, और भी सर्वाइवर से मिल रही हैं, क्या कहेंगी आप? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो तेजाब यहाँ वहाँ घटने हो रहे हैं, लड़कियों के ऊपर पड़ रहे हैं, ये थोड़ा बंद कराएं, रोकना चाहिए। जी। तो इस तरह के सर्वाइवर्स हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ। अलग अलग सबकी कहानियाँ हैं, किसी की कुछ कहानी है, किसी की कुछ कहानी है, लेकिन आप ये देखिए स्माइल नहीं रुक रही है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, और हिम्मत, कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप इनकी कहानी सुनेंगी, इनके अंदर पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो एक एक दो सर्वाइवर से मिली, अपने आसपास और लोगों से मिली, इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता गया। और देखिए आज इतना कॉन्फिडेंस है कि पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इंग्लिश भी बोलती हैं और लोगों से बातचीत भी करती हैं, खुद हैंडल कर लेती हैं सब कुछ। ऑपरेशन भी लगातार इनके हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सर्वाइवर्स जो होते हैं उनका 1 या 2 बार में ऑपरेशन नहीं होता, बार बार ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तभी स्किन जो है वो सेटल होती है। अब आपको उनसे मिलवाती हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की, फाउंडर आलोक जी, मिस्टर आलोक, जिनका छाऊ फाउंडेशन है, और उन्होंने कैफ़े की शुरुआत की, इस तरह की शीरोज़ कैफ़े, और आज वो कई लोगों के लिए इंस्पायर है, कई लोगों को आज वो इंस्पायर करते हैं। चलिए मिलवाती हूँ आपको। तो हमारे साथ इस कैफ़े की 2 और सर्वाइवर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नगमा। आपका? माने नहीं। नगमा, आपकी जर्नी कैसी रही है जब एसिड अटैक हुआ? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसने आप पर एसिड अटैक किया, क्या आपकी पूरी स्टोरी है? मेरे ऊपर एसिड अटैक 2014 में हुआ था, और
जिसने एसिड अटैक किया था वो मेरा कज़िन था, मेरे बड़े पापा का लड़का। वो मुझे लाइक करता था और मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था और मैंने उसको ये मना कर दिया था, इसलिए उसने एसिड डाला था मेरे ऊपर। क्या उम्र रही होगी आपके कज़न ब्रदर की और आपकी? वो मुझसे 5-6 साल बड़ा था। मैं तकरीबन 15 साल की थी तब उसने डाला था मेरे। वो 20-21 का है? हाँ जी, वो 20-21 का था, तभी उसने डाला था। और उसने जब एसिड डाला था तब तकरीबन शाम के 5 बजे बज रहे थे और घर में कोई नहीं था, मतलब जेंट्स में, और वो 1-2 घंटे पहले से लेकर घूम रहा था वो चीज़ें, और मुझे उस बारे में नहीं पता था कि एसिड होता क्या है, मतलब तेज़ाब क्या है, वो फेस पे भी पड़ता है। ये पता था कि टॉयलेट के लिए यूज़ होता है, बट ये नहीं पता था कि मतलब फेस को जलाने के लिए भी ऐसा यूज़ किया जाता है। तो वो खाने पीने में बहुत माहिर था, तो मुझे लगा वो कोई पीने वाली चीज़ ले रखा था, तो चौड़े मुँह के बॉटल में उसने ले रखा था, और वो मौके की ताड़ में था कि मतलब कब मुझे मौका मिला और कब मैं एसिड डाल दूँ। वो घूमता रहा आधे घंटे तक ऊपर से नीचे, क्योंकि वो छत पे टेरेस पे रहता था और हम नीचे रहते हैं, तो मेरे लॉन से ही जाने का रास्ता है बाहर, तो वो लॉन से आ जा रहा था बार बार, और जैसे ही उसको मौका मिला वैसे ही उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। मानसी, आपकी क्या स्टोरी रही है, किसने ये किया? मैं तो मेरे ऊपर अटैक हुआ था 2016 से हुआ था, तो और गांव का लड़का ही मेरे ऊपर अटैक किया था, तो वन साइड लव किया था, तो शादी करने के लिए बोला था। मैं तब छुट्टी थी, तो मतलब 9th क्लास में पढ़ाई करते, तो दूसरा शादी कर लिया। फिर मतलब वो शादी करने जो 10th कंप्लीट हो गया तो शादी करने के लिए बोला, तो हमारे घर वाले बोले कि एक लड़की को तो शादी किया, फिर दूसरा लड़की को कैसे देना, तो उनका भी ज़िंदगी है ना, तो बर्बाद हो जाएगी। तो फिर ऐसे गुस्सा के अलग जगह पे मतलब शादी करने के लिए प्रस्ताव आया, तो उसको पता चला जैसे मतलब घर को आकर दरवाज़ा तोड़कर आकर फेंक के दिया। तो फिर उधर फेंकने में तो मतलब को इतना जलन हुआ, मतलब कोई उधर मतलब मेरे को टच भी नहीं किया, पानी भी नहीं, मैं पानी चिल्ला रहे थे। आपके घर वाले उस समय कहाँ थे? मेरी तो पापा नहीं थी, बाहर थी, मतलब बाहर थे, तो मेरी माँ थी और मेरी नानी, मेरी बहन और मेरी भैया और मैं, सब एक रूम में ही। हमारा तो वैसे गांव में मतलब मिट्टी का घर है, तो उधर सोई थी सब एक रूम पे, तो आकर मेरे ऊपर ही वो डाला, किसी का ऊपर और ना डाला। तो फिर आकर सबको चिल्लाया, पानी। मेरी माँ जाकर पड़ोसी वाला सबको बुलाया, आओ क्या हो गया, तो देखने के लिए कोई भी ना टच किया, ना पानी दिया, ना कोई हाँ ले जाओ ऐसे। मेरी माँ ही फ़ोन करके बुलाया कि फ़ोन जो ऑटो है ना उनको भी बुलाया, तो वो ऑटो वाला भी नहीं आया। फिर एक घर पे ही है, गांव में है, तो मैं इधर हूँ। यहाँ आने के लिए कितनी फ़ाइट हुई? जब आपने सोचा, सबसे पहले तो यहाँ का पता कैसे आपको मिला, और आपने क्या आसपास की लड़कियों को देखा तो कॉन्फिडेंस आया, और क्या घर वालों से लड़ी जब यहाँ पर पहुँची? तो ना मैं तो मेरे घर वालों बहुत सपोर्ट किए, नहीं तो मैं इधर ही नहीं हूँ। फिर मतलब मैं पहले से मतलब रानी दी, उनका नाम प्रमोदिन रावल, ओडिशा में काम करते हैं, तो उन वजह से ही मैं उसको मतलब जाना है ओडिशा, मतलब दिल्ली में से कैंप है, तो सब काम करते हैं, तो उधर फिर मैं नहीं इधर नहीं थी, तो मैं बोला मैं नहीं कुछ मतलब ऐसे हो गया, तो आगे बढ़ना चाहिए, घर नहीं रहना चाहिए एक कोने में बैठ कर, क्या मतलब उनका गलती, हमारा कुछ नहीं गलती है ना, तो हमको मतलब आगे बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए तो हमको कुछ भी करना है ना। हाँ नगमा, जब आप यहाँ पर, आपको यहाँ का पता कैसे मिला? जब आपने सर्च किया, देखा, घर वालों से फाइट हुई, आपने कोशिश की कि नहीं मुझे आगे बढ़ना और मुझे निकलना है बाहर? जी, मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि वहाँ जॉब के लिए, पर मेरा फेस देखकर सब मना कर देते थे। फिर जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था लखनऊ में, मुझे वहाँ से पता चला, मेडिकल कॉलेज से एक लड़की वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही थी, मुझे वहीं से पता चला कि एसिड सर्वाइवर के लिए भी मतलब एक कोई फाउंडेशन है,
जो कि लखनऊ में भी वहाँ का कैफ़े है और आगरा में भी है, तो आप वहाँ जा सकती हैं। अब आपको आलोक जी से मिलवाती हूँ जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने ये पूरा इनिशिएट लिया और इस तरह का कैफ़े खोला है। छाऊ फाउंडेशन में वो काम करते हैं और उनका ही इनिशिएट है और उन्होंने आज ये शीरोज़ कैफ़े खोला है। उनसे भी बात करते हैं। तो हमारे साथ शीरोज़ कैफ़े के फाउंडर बैठे हैं जिनका ये इनिशिएट था शीरोज़ कैफ़े खोलना, मिस्टर आलोक दीक्षित। वेलकम है सर। नमस्ते नमस्ते जी। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करूंगी और आपको हीरो बोलूंगी क्योंकि आपने इस तरह से एक कैफ़े खोला है, उसका नाम दिया है शीरोज़, और इतनी वुमेन्स यहाँ पर काम कर रही हैं, लड़कियाँ हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं और हिम्मत है, जज्बा है, कॉन्फिडेंस है इनमें आज बहुत, और स्माइल कर रही हैं सिर्फ आपकी वजह से। शुक्रिया आप मुझे, बल्कि आप कह रही हैं तो मैं कह रहा हूँ शीरोज़ में बैठे तो शीरो बोल सकते हैं आप मुझे। तो इसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि बेसिकली हम सब लोग सब लड़के, चूँकि सारे शब्दावली भी पुरुषों की ही है, तो बहुत सारे लोग जब अच्छा काम करते हैं उनको हीरो कहा जाता है। तो एक वर्ड आया, इंटरनेशनली वर्ड आया शीरो, कि शी हीरो है, तो मैं शी हीरो कहना पसंद करूँगा फिर, तो ठीक है। और बाकी काम बहुत सारा, मतलब मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो इसको कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, पर ये जहाँ भी पहुँचा है और जैसे भी चल रहा है, ये सब सिर्फ मतलब जो सर्वाइवर्स हैं उनकी अपनी मेहनत से चल रहा है। उसके पीछे की सोच जानना चाहूँगी। जब शुरुआत की, जब ये सोचा कि इस तरह से खोलना चाहेंगे, तो क्या आइडिया आया, क्या थॉट प्रोसेस था, ये सब जानूँगी। जी, कभी कभी आइडियाज़ आते नहीं हैं, मतलब धीमे धीमे समय के साथ या ज़रूरत के हिसाब से इमर्ज होते हैं। तो शीरोज़ वैसा ही आइडिया था। हमने एक अभियान शुरू किया था 2013 में, जो कि पहली बार देश भर के सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को एक जगह इकट्ठा करना और उनको अपनी बात रखने के लिए तैयार करना, मतलब इस अभियान का उद्देश्य था। तो 2013 में स्टॉप एसिड अटैक्स के नाम से हमने अभियान शुरू किया और एक साल के अंदर लकीली बहुत सारे लोगों को जोड़ पाए हम लोग, बहुत सारी जगहों पे जा पाए। सारे सर्वाइवर्स जब एक साथ होते थे तो उनके चैलेंजेस जो थे उसमें मुख्य तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या केसेस उनके चल रहे हैं। इसके बाद जो चैलेंज था वो ये था कि उनको घरों में दब के रहना पड़ता था, चेहरे को कवर करके रहना पड़ता था। साथ साथ नौकरी के लिए कोई खास मतलब ऑप्शंस नहीं थे, पढ़ाई लिखाई बहुत लोग की रुक जाती थी बीचों बीच, और अगर कोई पढ़ लिख भी गया है और उसको नौकरी करने के लिए तैयार भी है, अगर वो उसने, ये बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 100 में से एक आदमी या मैं कहूँगा 1000 में से एक आदमी जिसने हिम्मत की कि भाई हम नौकरी करने निकलते हैं। कई बार मजबूरी भी आपको ले जाती है आगे कि आपको नौकरी करनी पड़ती है, उस वक्त नौकरियाँ नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा वो है। मतलब एक सर्वाइवर है जो पहले ही बहुत मुश्किलों में जी रहा है और जब वो समाज से उसका पाला पड़ता है ना, तो उसको लगता है कि अरे अब तो यहाँ भी ये भी और भी बैटल जो बाकी है। तो नौकरियाँ ना मिलना एक बड़ी समस्या थी और उसको एड्रेस करने के लिए और एक विरोध के तौर पे भी कि भाई ऐसा क्यों लगता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनके यहाँ अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर काम करेगी या कोई एक ऐसी लड़की काम करेगी जो आपके हिसाब से कोट एंड कोट जो खूबसूरत होता है वो नहीं है, तो उनकी बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा, ऐसा लोगों को लगता था। तो हमने शीरोज़ कैफ़े खोला आगरा में और एक मिसाल बन गई शीरोज़ कैफ़े, क्योंकि वो एक आगरा में टूरिस्ट की वजह से और भी फेमस हुआ, तो इंटरनेशनली पॉपुलर हुआ वो कैफ़े और उससे कई सारी लड़कियों को रोज़गार भी मिला। साथ साथ हमने ये भी साबित करके दिखाया कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। ऐसा नहीं है कि कैफ़े ओपन कर दिया तो लोग नहीं आएंगे, लोग आ रहे हैं, आप बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो फिर इसी के साथ हमने लखनऊ में, हमें यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक कैफ़े ओपन कीजिए, हमने लखनऊ में ओपन किया, हमने नोएडा में ओपन किया और अब आज ये 35 सर्वाइवर्स को नौकरी देता है और देश का अकेला एक प्रोजेक्ट है जो कि इतनी सारे सर्वाइवर्स को नौकरी दे रहा है। तो ये छोटी सी शुरुआत हुई थी एक बात का विरोध करने से कि भाई ऐसा कैसे रख सकता है आपको कि आप नौकरियां नहीं देंगे। और दूसरा शीरोज़ कैफ़े, जैसे आपको बताया कि बहुत सारे लोग बीचों बीच पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब अब पढ़ाई कर रहे हैं एसिड अटैक हो गया, ज़्यादातर अटैक भी 15 साल से 25 साल तक की महिलाओं में हो रहे हैं। तो शीरोज़ एक जगह है जहाँ से वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था यहाँ की जाती है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज सर्वाइवर्स के साथ रहता है कि वो खुद को ढक के रखते हैं, अपने आप को बहुत टाइटली कवर करके, बहुत कि कोई जरा सा भी उनको देख ना ले। वो पूरी मानसिकता है एक्चुअली, उसी वजह से वो खुद कहीं बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें कोई मौका दे भी तो नहीं ले सकते हैं और उससे उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो वो शीरोज़ ने उसको ही बदला। लेकिन आज भी आलोक जी, जब हम देखते हैं, अपना समाज देखते हैं, अपनी सोसाइटी देखते हैं, तो ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट लोग नहीं करा पाते, पैसे नहीं है और सरकार की तरफ से भी शायद मदद नहीं है। और बिल्कुल, और दूसरी चीज़ की एक्शन बहुत लेट होता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्वाइवर्स की डेथ भी हो जाती है लेकिन एक्शन उन पर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं।
ऐसा क्यों, कब बदलेगा समाज, क्या इनिशिएट ले रहा है आपका भी फाउंडेशन? देखिए, मेरे ख्याल से समाज हमेशा थोड़ा बदलता रहता है समय के साथ। चूँकि 10 साल अब हो रहे हैं पूरे इस काम करते हुए, तो मैंने फ़र्क तो देखे हैं। ट्रीटमेंट, जैसे आपने बात कही, तो ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश किए हुए हैं कि सभी राज्य सरकारों को ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, जिस भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में संभव हो देना है। लेकिन चूंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, आदेश कोर्ट से आया है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट कराने में वक्त लग रहा है। ये ज़मीनी आंदोलन से निकल के नहीं आए हैं आदेश। थैंक यू सो मच आलोक जी आज हमारे साथ बात करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि लोग जुड़ें और लोग जुड़ें, और जो लोग रहते हैं नोएडा, दिल्ली आसपास रहते हैं, वो ज़रूर विज़िट करें। उनको देखना चाहिए कि एक्चुअली में लड़कियाँ कितनी मेहनत कर रही हैं। और मुश्किलें तो सबके जीवन में हैं, लेकिन मुश्किलों से बाहर आना, खुशी से जीना, ये बहुत बड़ी बात। जी, थैंक यू सो मच आलोक। थैंक यू। तो आज हमने आपको शीरोज़ कैफ़े की उन शी हीरोज़ से मिलवाया है। ये शी हीरोज़ हैं, ये लड़कियां जो आज एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, लेकिन मेहनत कर रही हैं। जज्बा इनका बहुत ज़बरदस्त है और मेहनत करने से डरती नहीं हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और ये कहती हैं ये इनकी दूसरी ज़िंदगी है जिनको ये खोना नहीं चाहती। और आलोक, मिस्टर आलोक जी से आप मिले, जिनका ये इनिशिएट है, फाउंडर हैं वो शी हीरोज़ के, और उनका कहना है कि वो इसी तरह से इस फाउंडेशन को, इस इनिशिएटिव को, इस तरह के कैफ़ेज़ को और आगे बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, लड़कियों को सिखाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि आज वो भी इन लड़कियों से सीख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ जो भी आज ये एपिसोड देख रहा है, जो सुन रहा है, हमें उनको भी सीखने की ज़रूरत है और लर्न करने की ज़रूरत है। और आप देखिए कि किस तरह से ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स आज मेहनत कर रही हैं और किसी से डरती नहीं हैं। आज हर चीज़ सीखती हैं, क्योंकि बीच में पढ़ाई छोड़ना, बीच में परिवार को छोड़ना, परिवारों से लड़ झगड़ कर यहाँ तक पहुँचना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप भी सीखिए। और इसी तरह से आज के इस एपिसोड में आपसे इजाज़त लूँगी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूँगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।